हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फिफ्थ की वर्कशीट नंबर 27। सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम और इसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों। डियर चिल्ड्रेन, द सिस्टम ऑफ गवर्निंग अ कंट्री इज कॉल्ड गवर्नमेंट। बच्चों, गवर्नमेंट यानी सरकार किसी भी देश को चलाने की व्यवस्था को कहते हैं। द गवर्नमेंट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। और हर देश की सरकार कुछ नियमों के अनुसार चलती है। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन डिफरेंट रूल्स। और हर देश में उसके अपने अलग अलग नियम और कानून होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स सच एज मोनार्की, डेमोक्रेसी, मिलिट्री रूल एंड डिक्टेटरशिप एट्सेट्रा। सरकार भी कई प्रकार की होती है, जैसे मोनार्की या राजतंत्र जिसमें राजा होता है और राजा के अनुसार ही देश का शासन चलता है। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जिसमें लोग वोट देकर अपने नेता चुनते हैं। मिलिट्री रूल जिसमें सेना का कोई अफसर देश चलाता है। और डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही जिसमें एक व्यक्ति का शासन होता है और जैसा वो चाहता है वैसा ही देश में काम होता है। Some international organizations have also been formed to maintain mutual cooperation and harmony in the governance systems of the world। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाए गए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि पृथ्वी पर या विश्व में शांति बनी रहे। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? नेम 4 कंट्रीज हैविंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और 4 ऐसे देशों के नाम बताने हैं जिनमें लोकतंत्र सरकार है। बच्चों, हम बता चुके हैं आपको कि डेमोक्रेसी सरकार का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें देश के नागरिक अपने नेताओं को और अपनी सरकार को चुनते हैं। उत्तर लिखते हैं। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिटीजन्स of a country elects their government। India, France, Germany and Japan have democratic governments। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पर। विच टाइप ऑफ गवर्नेंस इज बेनिफिशियल टू द पीपल। बच्चों, अब ये राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक शासन, इनमें से कौन सी सरकार ऐसी है जो लोगों के लिए फायदेमंद होती है? हमने उत्तर लिखा है कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र ही लोगों के लिए लाभदायक होती है क्योंकि ऐसी सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करती है। आंसर लिखते हैं। डेमोक्रेसी इज बेनिफिशियल टू द पीपल एज दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट: एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विच हेल्प द गवर्नमेंट टू रन स्मूथली एज पर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव यानी व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। और यही 3 अंग ऐसे हैं जो सरकार को चलाने में सहायता करते हैं और सरकार संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन नियमों और रूल्स का एक ऐसा संगठन है जो बताते हैं कि कोई भी सरकार कैसे काम करेगी। चलिए, अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि सरकार के इन 3 अंगों के क्या काम होते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन जो है वह कानून बनाता है। हम आंसर लिखते हैं मेक्स द लॉज। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। बच्चों, कार्यपालिका इन कानूनों का पालन करवाती है। आंसर लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स द लॉज। जुडिशरी यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। गिव्स जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? अब यहाँ पर लिखना है वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्या होती है? बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं। कोई भी सरकार उनके खिलाफ जा कर के काम नहीं कर सकती है। इसीलिए किसी भी देश की सरकार को काम करने के लिए उस संविधान की आवश्यकता पड़ती है। हम उत्तर लिखते हैं। अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। व्हेन डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे संविधान का जनक किसको कहते हैं? हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और तभी से हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हमारे संविधान का जनक कहा जाता है। हम आंसर लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर सच ऑर्गेनाइजेशंस विच आर लिंक्ड विद मैनी कंट्रीज। बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो कई सारे देशों से मिलकर बने होते हैं, और ऐसे संगठन होते हैं यूएनओ, सार्क, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे विश्व में शांति और मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। व्हेन एंड व्हाई वाज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ एस्टेब्लिश्ड। बच्चों, 1939 से लेकर के 1945 तक हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें कई सारे देश भाग लेकर के अपना अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठे थे। तब 1945 में एक संगठन बना जिसको यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, और इसका उद्देश्य यह था कि भविष्य में आगे जाकर ऐसे कोई भी युद्ध ना हो पाए। हम उत्तर लिखते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 टू प्रिवेंट वॉर्स इन फ्यूचर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या काम है। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी या इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ऐसी जगहों पर चिकित्सीय सुविधा प्रदान करती है जहां पर युद्ध हो चुके होते हैं या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ चुकी होती है। हम उत्तर लिखते हैं, द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड्स मेडिकल हेल्प इन द टाइम्स ऑफ वॉर्स एंड कैलेमिटीज़। कैलेमिटीज़ हम कहते हैं आपदाओं को। आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कनेक्ट द ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज गिवन इन द एग्जाम्पल ऑफ सार्क। बच्चों, यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर उनके बनने का वर्ष दिया गया है और यहाँ उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। आपको इनको सही सही मिलाना है। जैसे सार्क बना था 1985 में, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। रेड क्रॉस सोसाइटी बनी थी 1863 में, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यूएनओ बना था 1945 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। और नॉन अलाइंड मूवमेंट ये बना था 1961 में और इसका हेडक्वार्टर्स है जकार्ता इंडोनेशिया में। अब एक एक्टिविटी भी दे रखी है, इसको करते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया के कुछ नेशनल सिंबल्स को लिखना है। नेशनल सिंबल्स वो चिन्ह होते हैं जिनसे किसी देश का पता चलता है। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि इंडिया का नेशनल एम्बलम है अशोका पिलर, अशोक स्तंभ 4 शेरों वाला। इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। इंडिया का नेशनल एंथम है जन गण मन। हमारा नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर तिरंगा। नेशनल ट्री राष्ट्रीय पेड़ है हमारा बनियान बरगद का पेड़। और हमारा नेशनल गेम है हॉकी, हमने यहाँ लिख दिया। नेशनल फ्रूट राष्ट्रीय फल है हमारा आम। नेशनल रिवर राष्ट्रीय नदी है गंगा। हमारा नेशनल एनिमल राष्ट्रीय पशु है टाइगर बाघ। हमारा नेशनल फ्लावर यानी राष्ट्रीय पुष्प राष्ट्रीय फूल है लोटस कमल। और हमारा नेशनल बर्ड राष्ट्रीय पक्षी है मोर या पीकॉक। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट खत्म होती है। और भी सब्जेक्ट की वर्कशीट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।